नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। आज सवाल पब्लिक का शो का स्पेशल एडिशन में आपके लिए ला रही हूं श्रीनगर से। 90 के दशक में श्रीनगर को जिस आतंकवाद के जकड़ में देखा गया था, लंबे समय तक यही उसकी पहचान बन गई थी। लेकिन आज श्रीनगर की पहचान शंकराचार्य मंदिर भी है और इसलिए श्रीनगर यानी शिव की नगरी से मैं आप दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मैं शिव की नगरी श्रीनगर से सबसे बड़ी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। क्या ज्ञानवापी में हिंदू जिस आकृति को शिवलिंग कह रहे हैं, उसे तोड़ने की साजिश हुई थी? हिंदू पक्ष ने इस बात का आरोप कोर्ट के सामने पेश करने की अपनी इच्छा जाहिर की है और वो इस मुद्दे को अदालत के सामने लेकर जाना चाहते हैं, जहां वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज इस पूरे किस्से को सुन रहे हैं। सवाल पब्लिक का आज ये थाने में भोलेनाथ किसका हुआ विश्वासघात, यही है आज सवाल पब्लिक का। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने आज ये कहकर सनसनी फैला दी कि वजू खाने में मिले शिवलिंग पर सफेद पत्थर से छेड़छाड़ की गई है और जो ऊपर का सफेद पत्थर है उसे थोड़ा सा लगाकर नीचे के शिवलिंग तक छेद करने की कोशिश की गई है। इस साजिश को कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं विष्णु जैन। विष्णु जैन ने कहा है कि यह कोशिश कब हुई इसका पता लगाना चाहिए, लेकिन सीआरपीएफ की वजह से प्लान कामयाब नहीं हो सका। सुनिए विष्णु जैन का ये आरोप। देखिए, जो शिवलिंग था वो मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था और जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया है, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। उसके ऊपर एक चक्री टाइप की चीज इन्होंने रखी थी, जो आप सीमेंट का 5 खांचा देख रहे हैं वो इन्हीं लोगों का किया हुआ है और जो चक्री है वो इनके स्टोर रूम में है। कुछ दिन पहले की घटना है, वो उस चक्री को ले जा रहे थे जिसको सीआरपीएफ ने रोक लिया और वो अभी स्टोर रूम में उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। विष्णु जैन ने शिवलिंग के साथ छेड़ आरोप की हियरिंग रही थी। कोर्ट में सुनवाई इस बात की हो रही है कि हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करने के लायक है या नहीं है। कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों को भी पेश किया। 30 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी पर बहस जारी रहेगी। हिंदू पक्ष आगे अपनी दलीलों में शिवलिंग की छेड़छाड़ की कोशिश का भी आरोप सामने रखेगा। शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ के इन आरोपों के बाद एक बार फिर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के हाइलाइट्स में आपके सामने रखना चाहती हूं। और विशाल सिंह जी उस दिन हमारे साथ सवाल पब्लिक का शो पर भी हमारे साथ जुड़े थे। विशाल सिंह के मुताबिक वजू खाने के तालाब में 33/33 फीट का पूरा एरिया है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। उस गोलाकार आकृति की ऊंचाई 2.5 फीट है और मोटाई 4 फीट के लगभग है। उसके ऊपर सफेद पत्थर 9 बाय 9 इंच का है। इसमें 5 खांचे किए गए हैं। इस सफेद पत्थर के बीचों बीच आधे इंच से कम का गोल छेद है। इस गोल छेद की गहराई 63 सेंटीमीटर बताई जा रही है। ये विशाल सिंह जी की रिपोर्ट में लिखा है। इसके अलावा और कोई छेद नहीं है। फव्वारे के लिए पाइप घुसाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब हिंदू पक्ष ने इस सफेद पत्थर को लेकर शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, तो सुनिए मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने क्या कहा। सही बात तो यह है कि अगर विष्णु जैन साहब ने ये बयान दिया है तो उनके बयान की क्या ऑथेंटिकेसी है ये तो बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन जब शिवलिंग पाया ही नहीं गया है तो उसको डैमेज करने का सवाल कहां से पैदा होता है।
तो आज आपने दोनों पक्ष सुन लिए और अब सवाल पब्लिक का जो उठ रहा है मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। सवाल नंबर 1, ज्ञानवापी में शिवलिंग से छेड़छाड़ का हिंदू पक्ष का आरोप कितना गंभीर है? सवाल नंबर 2, ज्ञानवापी में सबूतों की सुरक्षा के लिए और इंतजाम क्या जरूरी है? और सवाल नंबर 3, ज्ञानवापी केस में अब हो रही सुनवाई से क्या मुस्लिम पक्ष संतुष्ट होगा? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं डॉक्टर शोएब जमाई, अध्यक्ष हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, कलीम उल हाफिज दिल्ली अध्यक्ष हैं AIMIM के, महंत नवल किशोर दास धर्म गुरु हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता है बीजेपी के, लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और मेरा पहला सवाल शलभ मणि त्रिपाठी से है। शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये छेड़छाड़ का आरोप संगीन आरोप है और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि क्या ये छेड़छाड़, ये फव्वारा बुलाने की कोशिश क्या तब हुई जब हिंदू पक्ष ने दोबारा कोर्ट में तेजी लाई इस पूरे मामले को लेकर, और उस वक्त क्यों मुस्लिम पक्ष जो था सर्वे के फेवर में नहीं था, सर्वे को सपोर्ट नहीं कर रहा था और बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था इस सर्वे को? क्या उसी दौरान इस शिवलिंग को क्षति पहुंचाई गई है? यही आज पब्लिक का सवाल। देखिए, निश्चित तौर पे आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है जो आपने पूछा है, और वो इसलिए भी बनता है कि आखिर क्या कारण है कि ऑनरेबल कोर्ट के कहने के बावजूद, ऑनरेबल कोर्ट अगर कहती है कि किसी क्षेत्र का सर्वे होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई भी स्थान हो सकता है, कोई पूजा स्थल हो सकता है, कोई सार्वजनिक स्थान हो सकता है, कोर्ट ने यह पाया कि वहां सर्वे होना चाहिए, कौन सा कारण था कि आप सर्वे का विरोध कर रहे थे? कौन सा कारण था कि आप नहीं चाहते थे कि वहां पर वीडियोग्राफी हो? कौन सा कारण था कि आप नहीं चाहते थे कि वहां पे सर्वे टीम पहुंचे या कुछ ऐसा तथ्य निकल सके? ये तमाम सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। और इन आरोपों में जो कि लगाया गया है, जो अधिवक्ता जैन साहब है उनकी तरफ से आरोप जो लगाया गया है कि छेड़छाड़ हुई है और आगे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जाके इन चीजों से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, दो बातें कही जा रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं साहब, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कोई मंदिर नहीं था, वो मस्जिद है, कहीं किसी धर्म स्थल को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वर्शिप एक्ट के साथ हम खड़े हैं। दोनों बातें नहीं चल सकती। वर्शिप एक्ट का सहारा आप क्यों लेना चाहते हैं? आखिर कौन सी चीज है जिसको आप वर्शिप एक्ट के तहत छुपाना चाहते हैं? कौन सा ऐसा तथ्य है जिसको आप वर्शिप एक्ट की आड़ में चाहते हैं कि दुनिया के सामने ना आए? हम तो कहते हैं दुनिया के सामने सब कुछ आना चाहिए। देश में किसी कालखंड में अगर अत्याचार हुआ है, बर्बरता हुई है, अन्याय हुआ है, धर्मांतरण हुआ है तलवार की नोक पर, तो क्या ये छुपा हुआ है क्या? हम सब तो बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इतिहास को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, और मुझे तो लगता है कि इरफान हबीब साहब ने आज स्वीकार किया है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि इरफान हबीब ने कहा है कि हाँ, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनवाया था। शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपने जो कहा, क्या वो मुस्लिम पक्ष कभी मानेगा? और यह सवाल मैं हाफिज साहब से पूछना चाहती हूं। हाफिज साहब, आप तो कह रहे थे और आपकी पार्टी कह रही थी कि हम जो भी करेंगे कानून के तहत करेंगे, संविधान के तहत करेंगे, तो क्या संविधान में लिखा हुआ है कि शिवलिंग को क्षति पहुंचानी चाहिए? और क्या इसी वजह से मुस्लिम पक्ष और जो कमिटी थी इस मस्जिद की, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग या सर्वे का विरोध कर रही थी, बार बार कोर्ट में जा रही थी? कभी सर्वे करने वाले जज पर आपत्ति, कभी वीडियोग्राफी पर आपत्ति। मैं पूछना चाहती हूं। देखिए मैडम, हम लोग संविधान पे यकीन करने वाले हैं, इसलिए देश का जो भी कानून है 91 एक्ट देश की संसद ने बनाया है और वो इस मुल्क पे नाफिज है, लागू है, इसलिए उसका सम्मान करना सबका धर्म है। ये तो अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कह रही है, जबकि वो संसद की भी कस्टोडियन है, केंद्र सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये अपने ही कानून की अवहेलना के लिए उनके प्रवक्ता यहाँ पे ज्ञान बांट रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर आइए आप, ये जब सर्वे
जब हो रहा था वहां पे, तब भी जो विष्णु जैन नाम के व्यक्ति थे जो उसमें मौजूद थे, उन्होंने तब भी झूठ बोला था। ये झूठ बोल के कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे मोबाइल दे दीजिए, जबकि सर्वे टीम में अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। वो मोबाइल लेके उन्होंने और वहां से अपने डैडी को फोन करा, हरिशंकर जैन साहब को, और उन्हें कोर्ट भेज दिया। और कोर्ट ने एक तरफा वो फैसला भी सुना दिया जो उस इलाके को सील करने का है। तो जब से इनमें, जब सर्वे कमिश्नर्स में आपस में इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई, इसीलिए एक सर्वे कमिश्नर को निकाला भी गया टीम से। अब वही शख्स फिर झूठ बोल रहा है कि इससे पर हाफिज साहब, आप तो सर्वे होने देना ही नहीं चाहते थे। आप तो कह रहे थे 1991 का जो लॉ है वो इसकी इजाजत नहीं देता, और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दलील मानी ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1991 का जो लॉ है वो सर्वे से किसी को नहीं रोकता। मैं पूछना चाहती हूं क्या ये षड्यंत्र था, और इस बहाने क्या शिवलिंग, बड़ी जर्नलिस्ट हूं तभी तो सवाल पूछ रही हूं कि क्या ये षड्यंत्र था ताकि शिवलिंग को क्षति पहुंचाई जाए। जवाब दे रहा हूं, सीधा सवाल है। मैं हैरान हूं मैडम, मैं आपके सवाल पे इसलिए हैरान हूं कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि ये सारी प्रक्रिया जो सर्वे करने का ऑर्डर है ये गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका एक्सेप्ट करते हुए प्रेयर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी वो सुन रहा है। आज उस पर बहस भी पूरी नहीं हुई है, मंडे को फिर बहस होगी, और आप कह रही हैं कि षड्यंत्र था। अरे कैसी बात कर रही हैं आप, इतनी सीनियर हो कैसी बात कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रेयर एक्सेप्ट करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को निर्देश दिया है, और यह भी कहा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देगी तो शलभ मणि त्रिपाठी जी, हमारे क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सिलेक्टिवली रीड किया जा रहा है AIMIM द्वारा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि 1991 के लॉ के तहत अगर आप जाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा? कोई भी लॉ सर्वे कराने से किसी को नहीं रोकता। ये हाफिज साहब की इतनी मेमोरी खराब क्यों हो गई है, याददाश्त इतनी खराब क्यों हो गई? ना तो ये ऑर्डर का हिस्सा है ये मैडम आप कह रही हैं मैडम, ना तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ना ये शांत कराए तो मैं अपनी बात रखूं कि नुकसान आपको डिबेट में ये सुप्रीम दूसरों को टोकने में मजा आता है। को ट्रांसफर किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, शांत करा दो, मैं अपनी बात रखूं। सीनियर जज के लिए सर, डिस्ट्रिक्ट जज सुन रहे हैं तो प्लीज मैं आपसे चलिए शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। जाने दीजिए, देश को भ्रमित मत करिए आप। जी जी देखिए, मैंने मैं बहुत धैर्य से इनकी बात नहीं कर रही हूं। वकीलों ने बाहर आकर ये कहा कि ऑब्जर्वेशन थोड़ा धैर्य रखेंगे मैडम, वो तो जी शलभ मणि, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी ये सज्जन कह रहे थे, हमारे पास भी आता है, ऑब्जर्वेशन होती है वो भी रिकॉर्ड। सुनिए अरे सुनिए, जवाब ले लीजिए। आपने सुना, जो बोल रहे थे मैं धैर्य से सुन रहा था, आप थोड़ा आप भी धैर्य रखिएगा। देखिए, अभी मैंने सुना, बता रहे थे शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो उनको आनी चाहिए जो शाहबानो प्रकरण में बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलटवाने के लिए कांग्रेस के चरणों में जाकर लेटने लगे, क्योंकि आसमानी किताब मानते हैं, एक शरीयत को मानते हो, कहते नहीं हम शरीयत से बड़ा कोई कानून नहीं मानते। अब ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने 2014 के बाद बताना शुरू किया कि क्या होता है संविधान, क्या होता है लोकतंत्र, क्या होता है। सुनिए हाफिज साहब, मैंने आपको टोका नहीं, सुनिए, अरे आपको टोका नहीं, क्यों अधीर हो रहे हैं? सुनिए, मैंने आपको नहीं टोका, सुनिए। अरे शर्म करिए, शर्म करिए आसमानी किताब वाले सज्जन, आसमानी किताब वाले सज्जन शर्म करिए, आसमानी किताब वाले सज्जन शर्म करिए, 72 हुरों वाले सज्जन शर्म करिए। मैंने आपको टोका नहीं, 72 हुरों के लिए आतंकवाद के कुएं में धकेलने वाले लोग मुझे ज्ञान न दें। जो 72 हुरों के चक्कर में नौजवानों को आतंकवाद की आग में धकेलते हैं वो ज्ञान मत दें। शर्म नहीं आती? शरीयत के हिसाब से महिलाओं से अत्याचार करते रहे, शर्म नहीं आती? अगर दोनों पक्ष बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं शोएब जमाई से पूछना चाहती हूँ, शोएब जमाई, क्या यही था आप? मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए बंद कर रहे थे आप सर्वे? जी मैं आपके पास आ रही हूँ शलभ मणि जी। शोएब जमाई, क्या शिवलिंग पर प्रहार हुआ? कब हुआ? किसने किया? देखिए नाविका जी, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहूंगा कि ये बहुत गलत तरीके से टोंट किया जा रहा है कि भाई आसमानी किताब। क्या टाइम्स नाउ भारत या टाइम्स नाउ के अंदर काम करने वाले जो मुसलमान जितने भी कर्मचारी है वो कुरान को नहीं मानते?
नेता हैं जो मुसलमान है, चाहे नवाज हुसैन हो, चाहे वो नकवी साहब हो, क्या वो कुरान शरीफ को नहीं मानते? तो अगर वो कुरान शरीफ को मानते हैं तो वो भी आसमानी किताब को मानते, और जो कुरान पे यकीन न रखते वो मुसलमान नहीं। तो इस तरह की हमने तो नहीं कहा कि आप महाभारत को क्यों मानते, रामायण को क्यों मानते, मनुस्मृति को क्यों मानते। मनुस्मृति में भी यहाँ से महिलाओं के अत्याचार पर तो जमाई साहब, मैं कब कह रही हूँ कि आप कुरान शरीफ को ना माने? मैं कब कह रही हूँ आप सच्चे मुसलमान ना बनिए? मैं कब कह रही हूँ? मैं कब कह रही हूँ कि आप अपने आस्था पर विश्वास ना रखें, आप अपने धर्म पर विश्वास ना रखें? आप बात को पलट क्यों रहे हैं? मैंने पूछा है, आपका धर्म, आपका ज़मीर इजाजत देता है इस बात का कि आप किसी और के धर्म स्थल को, जिसको कोई मानता है, उसको क्षति पहुंचाए, क्योंकि ऐसा आरोप लगा है। तो मैं पूछ रही हूं, ये आरोप लगा है तो क्या ये सच है? और अगर ये हुआ तो क्यों हुआ? किस मानसिकता के तहत हुआ? ये इल्जाम और ये एक नया नैरेटिव है। इल्जाम में गलत है और ये नया नैरेटिव है। पहली बात तो 1936 में जब जजमेंट आया और 1993 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब उसको यहाँ पे स्टे लगाया, उसके बाद से ही वो मुस्लिम पक्ष के साथ थे। और जब मुस्लिम पक्ष वहाँ पर है मौजूद इंतजामिया कमेटी, तो वहाँ वजू खाने में वजू भी बनाया जाएगा और उसका सारा कुछ यहाँ पे चीजें मौजूद है और उसकी सफाई भी होती रही है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब आपने सिंगार गौरी का जब मामला डाला था तो आपने याचिका में तो सिंगार गौरी का जिक्र किया था कि मुझे उसकी पूजा की इजाजत दी जाए। शिवलिंग के बारे में तो आप लोगों को कुछ नहीं पता है। शिवलिंग के बारे में तो याचिका नहीं थी। अब कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिसकी आपके आस्था के हिसाब से ये कह रहे हैं कि शिवलिंग है, तो अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिए, यहाँ शिवलिंग की यहाँ से वहाँ तो उसको खंडित कर रहे हैं अनुसार। कैसे भाई? अरे जब कोर्ट में जब उसका जुरिस्डिक्शन और उसका जो यहाँ से मामला मुस्लिम पक्ष के हवाले किया था इससे पहले के जजमेंट में, तो मुस्लिम पक्ष के साथ ही तो रहेगा वो। और मुस्लिम पक्ष अब अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे या जिला नहीं, धर्म गुरु नवल किशोर दास जी, मेरा सवाल धर्म गुरु दास जी, मेरा सवाल आपसे है कि इनका कहना है कि उससे पहले तो आपको शिवलिंग का पता ही नहीं था, उसके बाद आपने षड्यंत्र से शिवलिंग का केस डाला है कोर्ट में, ये कहना है शोएब जमाई का। देखिए, हमने सिंगार गौरी माँ की पूजा के लिए हमारी बहनों ने पिटीशन डाला था, वो हमारा अधिकार है, क्योंकि पहले पूजा होती थी, बाद में बंद कर दी गई। आओ जैसे ही वजूद में तो वजूद वालों का कुछ मिला नहीं, जैसे ही पानी हटा तो शिवलिंग का दर्शन हो गया। जैसे हम कहा करते हैं कि जैसे ही टोपी हटेगी चोटी का दर्शन हो जाएंगे। तो जो छिपा रखा था वहाँ ये वजूद करते थे केवल अपमानित करने के लिए, केवल हिंदू समाज को अपमान कर हमारे भगवान शिव को। और मैं फिर कह रहा हूँ, फिर अंदेशा व्यक्त कर रहा हूँ, ये जो छेद किया है ना, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ये छेद वाली टोपी पहनने वालों का ही कर्तव्य है। ये भगवान शिव में जो छेद किया है, ऊपर से मसाला लगा दिया, और आगे भी भगवान शिव के साथ ये मूर्ति भंजक मंदिर तोड़ने वाले लोग गड़बड़ कर सकते हैं। वहां मैं सरकार से और कोर्ट से मांग करता हूं, कैमरे लगना चाहिए, वहां सुरक्षा बढ़ा देना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो मंदिर नहीं टूटते, ऐसा नहीं होता तो मूर्ति नहीं टूटती, ऐसा नहीं होता तो जनेऊ नहीं उतरते, ऐसा नहीं होता तो गर्दनें नहीं काटी जाती, ऐसा नहीं होता तो सामाजिक की बोटी वोटी नहीं चुनी जाती, ऐसा नहीं होता पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं फोड़ी जाती। इसलिए ये धर्मद्रोही लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें संदेह है कि हमारी भगवान शिव के साथ, आराध्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, पहले तो ये शिवलिंग को मानते नहीं, फिर ये सर्वे करवाना चाहते नहीं थे, फिर इनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं था। मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी आज ये पूछना चाहती हूँ, जी नवल किशोर दास जी, मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और वहां आपकी सरकार है। आज अगर ये आरोप, ये इल्जाम लगा है कि शिवलिंग के साथ छेड़खानी हुई है और उसको क्षति पहुंची है, तो ये क्या हिंदू पक्ष का जो डर है कि उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या उस पर और प्रहार होने की कोशिशें होंगी, तो इसको कैसे रोका जाएगा? शलभ मणि त्रिपाठी जी, ये आज भय है सबका।
नविका जी, उत्तर प्रदेश में जो रहते हैं वो ये जानते हैं कि आज जो सर्वे का काम हो रहा है, जो आज जो कानून का पालन हो रहा है, वरना एसआई ऑर्डर इसके पहले भी 2 दशक पहले हुआ था, लेकिन संख्या बल के नाम पे संख्या इकट्ठा करके, एक अराजकता करके जो आदेश हुआ था उसका पालन नहीं होने दिया गया। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यही कारण है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, जो निर्देश दिए, जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया, उसके मुताबिक काम हुआ। और आगे भी कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा तो उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों के साथ किस तरह की कार्रवाई होती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है। चौराहों पर पोस्टर लगाने से लेके और कुर्क करके वसूली करने तक की कार्रवाई होती है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक पक्ष जो है वो बार बार, अगर आप उनको सुनेंगे, पहले कहते थे लोअर कोर्ट का आदेश गलत है, ये कहते हो ऊपर की कोर्ट में गए, ऊपर की कोर्ट में गए, ऊपर की कोर्ट ने दोबारा कार्रवाई की तो बोलते ऊपर की कोर्ट का आदेश भी गलत है। उसके बाद वर्शिप एक्ट का, अब तो क्या इसको लेकर क्या चर्चा करना, क्या बोलना, अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने बता ही दिया है कि कौन सही था कौन गलत था। आप वर्शिप एक्ट को लेकर भी जाके गला फाड़ते रहे और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, वर्शिप एक्ट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के धर्मस्थल के साथ ऐसा करें। अब तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जानते बूझते हुए बाबा भोलेनाथ को, शिवलिंग को वजू खाने में क्यों रखा। सवाल यह है, कौन नहीं पहचानता बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग को। जो लोग फवारा बता रहे हैं उनको भी पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो वहां पे बच्चे बच्चे को पता है कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग आज से नहीं, सालों से पता है। लेकिन क्या एक व्यक्ति समझदार ऐसा नहीं था जो आगे कह पाए, जो ये बोले कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी कालखंड में ऐसा हुआ, पर आज हमें यहां वजू नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाता है। उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं भाईचारे की, उसके बाद आप ये उम्मीद करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। आप धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और किसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं? जो अपने भगवान नंदी जी को देखते हुए इस बात की उम्मीद रखे बैठा है, उसको पता है कि बाबा भोलेनाथ हमारे कहां पर काबिज है, कहां पर स्थापित है, उसके बावजूद उसने कुछ नहीं बोला, उसके बावजूद उसने कोई अराजकता नहीं की। आप अराजकता करके सर्वे रोकना चाहते थे, आप अराजकता करके सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट के खिलाफ बोलते रहे, फिर आप कहते हैं संविधान को मानते हैं। आप जो लोग कहते हैं कि किताब को लेकर बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे एक मुस्लिम ऐसा बता दीजिए जिसने कहा हो कि नहीं, शाहबानो प्रकरण में गलत हुआ, शाहबानो प्रकरण में गलत हुआ। धैर्य का इम्तिहान लेने की कोशिश हो रही है। मैं जवाब दूं मैडम? शोएब जमाई जी, मैं हाफिज और क्योंकि माहौल इस देश में इसी बुनियाद पर एक माहौल बनाया जा रहा है। कोर्ट में क्या हो रही यथा स्थिति अभी बरकरार है, वो तो इस पर इसलिए दोनों पक्ष अभी कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि अभी उस पर गिराव चल रही है। लेकिन क्योंकि सलाम मनी जी ने एक आस्था की बुनियाद पर बात की, तो मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। इसी काशी के अंदर, इसी मंदिर के अंदर महंत राजेंद्र दास, उन्होंने ये दावा किया कि भाई मैं बचपन से, क्योंकि उनका घर मस्जिद के ठीक सामने है और एक और मंदिर है वहां पे, वो महंत है, पुजारी है, उन्होंने कहा हम लोग बचपन से इस वजूखाना को देखते आए और इस परिसर में हमेशा रहे, हमें कभी भी वहाँ पे कोई शिवलिंग नहीं दिखा, और मैं इस पर शिवलिंग नहीं मानता हूँ। 353 साल हो गए मंदिर टूटे हुए। कह रहे हैं जो मस्जिद के सामने रहते हैं, अरे भाई बीच में क्यों टोकते हैं? कुछ भी बोलने चाहते हो तो आप लोग बीच में टोकते हैं, डरते हैं क्या? झूठ बोलोगे तो बोलेंगे ना। 353 साल के नहीं है तिवारी जी, 1669 में मंदिर टूटा था, या तो बता दीजिए तिवारी 353 साल के हैं। अराजकता फैला रहे महल जी, अराजकता फैलाई मंदिर तोड़ने वालों ने, अराजकता फैलाई जिन्होंने गर्दनें काटी। हम तो भाईचारा निभा रहे थे, पर तुम तो चारा समझ के खाना ही चाहते हो पूरा। अब तो कानून मानना ही पड़ेगा, अब तो कानून के अनुसार ही चलना पड़ेगा। 3 तलाक पे नहीं माना, हलाला पे नहीं माना, सीसीए पे नहीं माना, अब तो मानना ही पड़ेगा। अरे भाई तो क्या, अरे आश्रम में क्या होता है? कितने बाबा जेल चले गए बलात्कार के केस में? जरा ये भी बता दिए कितने नवाजी चले गए। आज जरा कानपुर वाले को याद कर लीजिए, इसने 7 साल की लड़की के साथ घिनौनी हरकत की, उसको भी याद कर लीजिए। 9 साल की लड़की के साथ 7 साल की लड़कियों के साथ क्या किया तुमने? हाफिज AIMIM के नेता से पूछना चाहती हूँ। हाफिज साहब, सीधा सवाल है, क्या भाईचारे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक तरफ डाल दी है? मैं पूछ रही हूं अगर शिवलिंग पर कोई भी क्षति पहुंची है तो क्या ये हिंदू पक्ष इतना धीरज रखेगा? हम चाहते हैं कि धीरज रखें, हम चाहते हैं कि हर चीज जो है, जो भी इशू है, वो चाहे आपके फेवर में जाए चाहे किसी और के फेवर में जाए, इशू ये नहीं है।
बात यह है कि आपने कहा था संविधान के हिसाब से सब कुछ होगा। अगर न्यायालय में ये पूरा वाकया है इस वक्त, तो क्या न्यायालय की डिसीजन का इंतजार किए बिना क्षति पहुंचाई जानी चाहिए थी, अगर हिंदू पक्ष का ये आरोप सही है तो? देखिए, एक तो ये झूठी अफवाह है, लेकिन फिर भी मैं सच मान लेता हूं, आपके कहने से सच मान लेता हूं। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत मैंने नहीं कहा है, विष्णु जैन ने कहा है, शलम त्रिपाठी साहब। और 92 में मैं भी कह रहा हूं आपसे, जब सरकार उनकी है, सिक्योरिटी उनकी है, तो उस 92 में भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके मस्जिद तोड़वा दी थी। और अब भी इनकी सरकार है और सिक्योरिटी भी इनकी है उस ढांचे की। तो उसकी वहां पे उस ढांचे जब उसको तो इनको आप कटघरे में खड़ा करिए कि इनकी सिक्योरिटी के रहते हुए वहां पे क्षति क्यों पहुंचाई जा रही है। हमारा मंदिर अब आइए दूसरे नंबर पे बात, जीर्ण शीर्ण मंदिर को हटा कर इनको खामोश करिए आप, क्योंकि ये अगर बात करेंगे मैं नहीं बोलूंगा। कोई आप मुगले आजम हो क्या? ये अनर्गल बोलते हैं, इनका जवाब देना चाहता हूं। मोहम्मद गौरी हो क्या? मैं देखिए ये जो बैठे हैं ना, हम ताली बजाते रहेंगे। ये महंत जो है, इनका काशी से कोई लेना देना नहीं है, काशी से लेना देना है महंत गणेश शंकर उपाध्याय, भगवान की पूजा हो रही थी, तिवारी, भगवान की आरती हो रही थी, खामोश कर लीजिए, भगवान की आरती हो रही थी, भगवान की पूजा हो रही थी। शेर ये तो नहीं है जो चुप कर दोगे। इस देश में संविधान है, कानून है, जितना बोलने का अधिकार आपको हमको भी है। भाई आप अपनी ताकत पे बोलिए। नहीं, ताकत की क्या बात है? आप मंदिर को अगर मैं बोलूंगा नहीं, चुप रहिए। देखिए अब आप देखिए गणेश शंकर उपाध्याय जो काशी के इस और महंत त्रिपाठी जी, आपके दोनों का आप बयान सुनिए। वो दोनों ये बताते हैं कि वहां पे वो हमेशा से फव्वारा है। दूसरी बात, एक उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे देश में, तो ये 13वां कहां से आ गया? और जो इसकी अब तक पूजा करते चले आ रहे थे, क्या वो नकली है? पापी लोग अगर ये टेक्निकल जवाब भी ये देंगे और दोनों महंतों को देना पड़ेगा इनको जवाब। इसका मैं जानकार नहीं हूं, मैं उनका बयान कोट कर रहा हूं आपको। अब आ जाइए कि हम अपने, देखिए हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो शलम त्रिपाठी हमसे कह रहे थे कोर्ट की बात नहीं मानते, अरे हम लोअर कोर्ट में भी जब गए हैं। कौन त्रिपाठी? किसको उठाया है? सुप्रीम कोर्ट त्रिपाठी 300 साल के हैं क्या? आपका केस हम ट्रांसफर कर रहे हैं कोर्ट के। आप कोर्ट को मानते हो? और हमें पूरा 3 तलाक पे कोर्ट माना, कोर्ट का फैसला आएगा, बुर्का पे कोर्ट माना, देश के समान नागरिकता कोर्ट माना, सहवानों पर कोर्ट माना। हाफिज साहब, आप बार बार कह रहे हैं कोर्ट ने केस को ट्रांसफर किया, लेकिन आप शायद ओवैसी साहब का बयान भूल गए हैं, जिन्होंने कहा हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, कोर्ट ने हमारे हिसाब से ऑर्डर नहीं दिया था, हम तो सर्वे बंद करवाना चाहते थे। हाफिज साहब, सच के कई पक्ष नहीं होते, सच का एक ही पक्ष होता है, और सच जो है सामने आकर रहता है, सच में इतनी ताकत होती है। मैं सिर्फ अपना नजरिया बताना चाहती हूं। औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वरनाथ का मंदिर तोड़ा, ये बात ही हिंदुओं को 353 साल से परेशान कर रही है। ऐसे में शिवलिंग तोड़ने की कोशिश के आरोप बेहद गंभीर हैं और संवेदनशील भी हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाने की पक्की सुरक्षा के आदेश दिए हैं, लेकिन कोई चूक ना हो जाए इस बात के लिए वाराणसी की प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार को चौकन्ना रहने की जरूरत है। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। यह ज्ञानवापी केस के शांतिपूर्वक समाधान के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, जिसे सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि यह आकृति शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है और हिंदू पक्ष का इस पर विश्वास है, उनकी आस्था है, तो इसकी हिफाजत बहुत जरूरी है। क्या इस देश के मुसलमान गंगा चमनी तहजीब की सिर्फ बात करेंगे या अपने फर्ज और अपना भाईचारा बनाकर रखेंगे? क्योंकि आस्था किसी की भी हो, जरूरी होती है उसकी इज्जत होनी चाहिए। बस आज सवाल पब्लिक का इस डिबेट में इतना ही। क्योंकि मैं श्रीनगर में हूं, तो मैंने बस कुछ समय पहले श्रीनगर के यहां जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ
इंटरव्यू किया था। आपके सामने इंटरव्यू के कुछ अंश पेश कर रही हूं सवाल पब्लिक का शो पर। नमस्कार, LG of Kashmir here with me tonight, Mr. मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी, पिछले कुछ दिनों से कश्मीर सुर्खियों में रहा है और कल यासीन मलिक को जो सजा हुई है उसके बाद बहुत से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ न्याय की शुरुआत हुई है, लेकिन उम्र कैद से ज्यादा NIA ने जब कहा था कि मौत की सजा होनी चाहिए तो उससे शायद लोग समझते हैं कि अभी तक पूरा न्याय नहीं हुआ है। आप इस पर क्या कहें? जम्मू कश्मीर कई कारणों से सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर सुर्खियों में आज इस कारण से है कि देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल जम्मू कश्मीर में हो रहा है। कुछ लोगों ने बीच में बयान दिए कि गर्मी है इसलिए लोग आ रहे हैं। सर्दियों में भी 15 साल के रिकॉर्ड टूट गए, इतनी भारी संख्या में जम्मू कश्मीर लोग आए। गर्मियों में भी आप अगर आज आई होंगी दिल्ली से तो आपने देखा होगा फ्लाइट्स में जगह नहीं मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इसके कारण सुर्खियों में है कि 20 किलोमीटर पैदल चल करके हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन में पूरे देश में एक नया मानदंड स्थापित किया है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि उमरान जैसा लड़का 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि 31 मार्च को पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो, सैलरी हो, सबका भुगतान कर दिएगा। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि लंबे समय बाद पावर यूटिलिटीज को हमने पैसा दिया है, इसके लिए जम्मू कश्मीर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में है कि पहले 9000 प्रोजेक्ट पूरी होती थी पूरे यूटी कैपेक्स में, आज 51,000 प्रोजेक्ट हम पूरा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में। जम्मू कश्मीर ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल प्रूडेंस और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के मामले में आज चर्चा में है। हाँ, कुछ छोटी मोटी वारदातें, इन सब चीजों को देखते हुए एक कोशिश की जा रही है और मैं मानता हूं कि एक षड्यंत्र है कि कैसे जम्मू कश्मीर की एक दूसरी तस्वीर प्रस्तुत की जाए। और मैं समझता हूं कि उस कोशिश में लोग नाकाम होंगे, क्योंकि सामान्य आदमी यह महसूस कर रहा है, यहाँ की आवाम महसूस कर रही है कि शांति से ही समृद्धि आएगी, पीस में ही प्रॉस्पेरिटी है और पहली बार लोगों के लिए काम करने की नीयत से प्रशासन काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर इसके लिए सुर्खियों में। कल के न्यायालय के फैसले पर मुझे लगता है कि न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी करना ये मेरा अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है, मैं समझता हूं कि उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। NIA ने उस पूरे प्रकरण की जांच की है। NIA को अगर कुछ और लगेगा तो उसका जो कानूनी रास्ता होगा NIA अख्तियार कर सकता है। शंकाएं बहुत व्यक्त की जा रही थी, पूरे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शांति थी। आज आप आई हैं तो आपने देखा होगा कि जो हलचल और जो चहल पहल रोज रहती थी वही चहल पहल है। तो अब इन घटनाओं से जम्मू कश्मीर आगे निकल चुका है और ये सच है कि अनेक लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ इस देश में और जम्मू कश्मीर में काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें, आपने कहा षड्यंत्र हैं, ये कौन ताकतें हैं जो ये षड्यंत्र रच रही हैं और जो कश्मीर आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, कोशिशें कर रहा है लगातार, इसको रोकना चाह रही हैं? क्योंकि कल जब यासीन मलिक का स्टेटमेंट आया तो एक गुपकर अलायंस का स्टेटमेंट भी आया जिन्होंने कहा कि पीस प्रोसेस के लिए एक सेटबैक है। देखिए, हमारे देश में लोगों को लोकतंत्र के कारण बड़ी आजादी, ये जनता तय करेगी कि कौन लोग क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे सर्वोच्च अदालत जनता की होती है और यहाँ कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, वो उनका व्यू होगा। मैं समझता हूँ कि एयरफोर्स के ऑफिसर जिसकी मौत हुई थी उसकी मां का बयान अगर आप पढ़ेंगी, उसके परिजनों का बयान आप पढ़ेंगी तो आपके आंखों से भी आंसू छलकेगा। निर्मल खन्ना जी ने बिल्कुल कहा था, खून का बदला खून। मुझे लगता है कि इन सब बातों का ये मानवीय संवेदना के विषय है। लोगों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले ध्यान देना चाहिए। मौत का
मैं मानता हूं कि कोई मुआवजा नहीं होता है, बट किसी की भी जान, उस जान से अमूल्य चीज कोई नहीं हो सकती, और खास तौर से परिजन के लिए, किसी मां के लिए तो इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में आजादी है, लोग बयान दे रहे हैं, जनता मुझे लगता है कि बहुत बारीक नजरों से इन सब चीजों को पैनी दृष्टि रखती है और वो महसूस करती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मनोज सिन्हा जी, एक फीलिंग है लोगों में कि कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 और उससे थोड़ा पहले से ही जिस तरह का व्यवहार हुआ, जिनोसाइड हुआ, यासीन मलिक शायद उनके चेहरे थे। सिर्फ वो नहीं, बिट्टा कराटे भी एक ऐसा चेहरा है, कई दूसरे चेहरे हैं इस पूरे आतंक के। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब का क्या होगा? क्या न्याय की जो घड़ी है वो इन सब को भी अपने नीचे लेगी, और कितनी देर और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि 32 सालों से कश्मीरी पंडित इंतजार में है। देखिए, एक दौर था जम्मू कश्मीर में जब ऐसी घटनाओं की एफआईआर भी नहीं होती थी, साक्ष्य मिटा दिए जाते थे, जांच होती नहीं थी। तो जितने मसले आप बता रही हैं ये सब उसी दौर के मसले हैं और उनके साथ यही हुआ है। उसमें विधिक और कानूनी प्रक्रिया क्या इख्तियार की जानी चाहिए वो हम विचार कर रहे हैं, और ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में दो ही बात आती है, और मैं मानता हूं कि दुनिया के दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ और विज्ञान के क्षेत्र में पहिया, व्हील। तो रूल ऑफ लॉ किसी हाल में देश में कायम रहना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में भी रूल ऑफ लॉ कायम हो रहा है, काफी हद तक हो गया है। इसे पूरी तरह हम लागू करेंगे, और ये शुरुआत हुई है, यात्रा लंबी है, लेकिन हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, सवाल ये है कि 32 साल का इंतजार हो गया और उसके बाद आपने कहा अभी कि एफआईआर भी दर्ज नहीं हुए। क्या ये केसेस खुल सकते हैं? अब यासीन मलिक की ही बात करिए, उन्होंने इंटरव्यू में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को गोलियों से उड़ा दिया था। अब इसके अलावा एफआईआर की जरूरत है क्या? ऐसे लोगों के साथ हम इससे बढ़कर केस नहीं रख सकते कि पुराने इस तरह के उनके खुद के बयान अवेलेबल हैं, पब्लिक डोमेन में है ये बयान, हम कैसे ये न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे? मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही कहा, विधिक और न्यायिक प्रक्रिया क्या हो सकती है इसका विचार प्रशासन कर रहा है। अब ये इंटरव्यू में कहने की बात नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी विधिक और न्यायिक रास्ते होंगे वो हम अख्तियार करेंगे। कब? और प्रक्रिया में है, कब की बात नहीं है, वो काम मैंने होम मैं बार-बार समय और टाइम फ्रेम की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि 32 साल बहुत होते हैं, और 32 साल इंतजार करना न्याय के लिए उन परिजनों के लिए कितना मुश्किल होगा वो आप समझते हैं। मैं उनकी पीड़ा, उनका दर्द समझता हूं, लेकिन न्यायालय साक्ष्य खोजता है, न्यायालय सबूत खोजता है, और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हमारा होम डिपार्टमेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम को अच्छे से अंजाम देगा। आप यहाँ कुछ समय से इन चीजों को देख रहे होंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उस जमाने में साक्ष्य कुछ छोड़े गए थे या सब मिटा दिए गए थे? क्या आपको कोई ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे इनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जा सकें दोबारा से? मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, और जो काम जांच के दायरे में है उस पर राय पहले से देना, मुझे लगता है कि ये विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। लोग अपना काम करेंगे और हर कोशिश करेंगे, जैसा मैंने कहा, जो भी शक्तियां हमें प्रदत्त की हैं, आईपीसी, सीआरपीसी या बाकी भारत के संविधान ने जो दी है, उन शक्तियों के अधीन जो कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। लाल चौक की काफी दुकानें कल बंद करवा दी गई थी। क्या आपको अंदेशा था कि यासीन मलिक की सजा के बाद
कुछ ऐसे तत्व सामने आ सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश करें? जम्मू में था कल शाम को ही मैं आया, सारी दुकानें खुली हुई थी। लाल चौक तो मैं नहीं गया था, एयरपोर्ट से मैं घर आया तो कोई दुकान मुझे बंद नहीं मिली। और ये कहां से खबर आई है मैं नहीं जानता। एक जगह छुटपुट जहां वो रहते हैं वहां थोड़ी कोशिश लोगों ने की, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल था, सीआरपीएफ के लोग थे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आज अखबार में आपने पढ़ा होगा कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और लोगों की तस्वीर कैमरे में कैद है। तो जो पुलिस को कार्रवाई करनी वो पुलिस कार्रवाई करेगी। महबूबा मुफ्ती जी की बहन को किडनैप करने का एक आरोप है यासीन मलिक पर, लेकिन वो खुद कल बयान दे रही थी और कह रही थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड हैंगिंग पीपल विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट। आपको लगता है कि ये आप बीती है उनकी इसलिए इस तरह कह रही हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, या ये उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, या कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द शायद कोई समझ ही नहीं रहा? मुझे लगता है कि महबूबा जी ने जो बयान दिया है, मेरा निवेदन होगा आपसे कि उनसे पूछिए तो बेहतर वो बता पाएंगी। अब किस परिस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया है, उनकी बहन के साथ क्या हुआ, उनसे बेहतर मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो उस समय जो अखबारों में पढ़ता था, चैनल में आता था, वही मेरी जानकारी है। मैं समझता हूँ उन्हीं से आप पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। यासीन मलिक ने कोर्ट में भी कहा कि और ये लास्ट अटेम्प्ट था उनका कुछ दया याचना करने के लिए, तो उन्होंने कहा उन्होंने 1994 से आर्म्स छोड़ दिए और उसके बाद गांधी जी जैसे हो गए, गांधी जी का रास्ता उन्होंने अपनाया। ये कोर्ट में भी कहा उन्होंने। आपको लगता है कि यासीन मलिक गांधी की राह पर चल रहे थे? कि अखबार में ये सब बातें मैंने भी पढ़ी हैं, ये ऐसी बातें नहीं जिस पर प्रतिक्रिया दी जाए। बापू देश के थे, किसी की आस्था बापू में हो बड़ी अच्छी बात है, किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस पर बहुत इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। परिवर्तन हुआ था और कि नहीं हुआ था, ये मैं इस पर टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। न्यायालय फैसला दे दिया है और आवाम भी, यहाँ के लोग भी जानते हैं। बेहतर है कि इस पर हम लोग न बात करें तो ज्यादा अच्छा है। जितनी बात करनी थी मैंने कह दी है। एक वाकया कल भी हुआ, एक टेलीविजन आर्टिस्ट, टिकटॉक आर्टिस्ट, उसे बस गोली मारकर ढेर कर दिया गया। उसका नेफ्यू भी उसके साथ था, 10 साल का, उसे भी गोली लगी है। कुछ दिन पहले इससे राहुल भट्ट का किस्सा हुआ था। बीच में एक कादरी साहब जो पुलिस अफसर थे, उनका और उनकी 9 साल की बेटी के साथ भी हुआ, सफा कादरी। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या लोगों का ये सोचना कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक है, कहीं ना कहीं थ्रेट परसेप्शन में जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में आते हैं। आप इस पर क्या कहें? ये सच है, जिन तीनों घटनाओं का आपने जिक्र किया है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। किसी बच्ची पर गोली चलाना, किसी बच्चे पर गोली चलाना, मैं समझता हूं मानवता का ये सबसे क्रूर चेहरा है। और ये वो लोग हैं जो साफ टारगेट देख करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके यहाँ की विकास की गाथा को डिरेल करना चाहते हैं। जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि स्थिति में काफी बड़ा बदलाव आया है। आज भी 3 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए, कल भी 3 मारे गए थे। पिछले साल से इस साल की मैं तुलना करता हूं तो इस पीरियड में 1 जनवरी से और आज 26 को हम लोग बैठे हैं, 1 फॉरेन टेररिस्ट मारा गया था। आज 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए। लोकल टेररिस्ट भी भारी संख्या में एलिमिनेट किए गए हैं। कुल 80 टेररिस्ट इस पीरियड में फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है। ये सच है कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखना,
कुछ यहाँ भी लोग हैं, कुछ हमारे पार भी बैठे हैं जो टारगेट तय करते हैं। एक बड़ा पुराना इकोसिस्टम है और ये इकोसिस्टम मैं उन बंदूक वालों से ज़्यादा गुनहगार उन लोगों को मानता हूँ जो पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं। एक अप्रोच जो वर्तमान भारत सरकार का है या जम्मू कश्मीर के प्रशासन का है, वो पूरे इकोसिस्टम पर प्रहार करने का है। इसमें चाहे फाइनेंस करने वाले लोग हों, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले लोग हों, रेकी करने वाले लोग हों, गाड़ी देने वाले लोग हों, या इस विचार को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो कहीं काम कर रहे हैं। आपके फील्ड में भी हो सकते हैं, सरकारी सेवा में भी हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकते हैं, व्यवसाय में भी हो सकते हैं। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इस पर काम कर रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब लोगों की नकेल कसी जा रही है। प्रतिक्रिया में छिटपुट घटनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में और बेहतर स्थिति होगी और जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं न हो, इस कोशिश में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से मैं आंकड़े ऐसे बता सकता हूं जो बहुत बेहतर स्थिति है, लेकिन ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है और किसी के जान माल की हिफाजत करना ये सरकार और प्रशासन का प्राथमिक दायित्व है। एलजी साहब, एक जब भी डिबेट होती है एक इकोसिस्टम की, तो उस डिबेट में ये मुद्दा उठाया जाता है कि एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है जब टेरर या आतंक से जोड़ा जाता है, और अगर इस तरह की कोई बात कोई दूसरे धर्म वाला करे, देवेंद्र सिंह जो पुलिस के कर्मचारी थे जिनका रोल पुलवामा में सामने आया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पर मैं आपकी इस बात आपको बताना चाहता हूं कि धर्म कोई आधार नहीं है और जो गुनाह करता है, जो आतंकवाद फैलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो आतंकवादी है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। और देवेंद्र सिंह को भी सेवा से बर्खास्त हम ही ने किया है और एक देवेंद्र सिंह नहीं, लिस्ट आप निकालेंगी तो कई हिंदू मिल जाएंगे। तो ये मेरे लिए कोई कसौटी नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। जो भारत के संविधान के खिलाफ, भारत की सार्वभौमिकता के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लोग निकाले गए हैं जो आतंकवाद को प्रश्रय देते रहे हैं और लोग निकाले जाएंगे। एलजी साहब, एक मसला और है जो बार बार सवाल खड़े करता है, वो ये है कि वाजपेयी की सरकार में यासीन मलिक जैसे लोगों को पासपोर्ट दोबारा दिया गया। लोग ये भी मुद्दा उठाते हैं कि मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट जिनकी वजह से पुलवामा हुआ, तमाम टेरर अटैक्स हुए, उनको छोड़ा भी वाजपेयी की सरकार में गया था। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बुला कर मिलते थे सारे हुर्रियत वालों से। यासीन मलिक की और उनकी बैठक फरवरी 2006 की, शायद वो तस्वीरें कोई भूल ही नहीं सकता। क्या आप समझते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन पुरानी बातों पर प्रतिक्रिया दी जाए ये उचित नहीं है। ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, उन्होंने अपने विवेक से काम किया होगा। मैं आज की पॉलिसी आपको बता सकता हूं कि आज भारत सरकार या जम्मू कश्मीर प्रशासन पीस बाई करने में विश्वास नहीं करता है। हम लोग पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ध्येय और लक्ष्य हमारा स्पष्ट है और रास्ता भी एकदम सीधा है, कहीं दाएं बाएं नहीं जाना है। जो भी हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत की सार्वभौमिकता के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कानून के हाथ इतने लंबे जरूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। लेकिन मनोज सिन्हा जी, अगर आंकड़े देखे जाएं तो पिछले साल मई की 23 तारीख तक 31 ऐसे आप कह सकते हैं टेरर इंसिडेंट्स हुए थे या ये जो आइसोलेटेड अटैक्स हुए थे। इस साल ये 62 पर है, बिल्कुल डबल। तो पिछले साल से इस साल ज्यादा इस तरह के टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, ये आप मानेंगे? नहीं, मैं आंकड़ों को झूठ लाने वाला आदमी मैं नहीं हूं।
उसमें थोड़ा संशोधन मैं करूंगा। ये सच है कि पिछले साल से इस बार के आंकड़े थोड़े बढ़े हैं, लेकिन एक ही आंकड़े नहीं बढ़े हैं। दूसरा आंकड़ा भी बढ़ा है कि पिछले साल 1 जनवरी से लेकर के 26 मई तक 1 फॉरेन टेररिस्ट मारा गया था। इस साल 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं। इस साइलों में देखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर आंकड़ों की तुलना करेंगी तो बेहतर तस्वीर आप देख सकेंगे। Manoj Sinha ji, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, thank you very much for speaking with me on Frankly Speaking. थैंक यू ननका जी, थैंक यू वेरी मच।